पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के इस रिवीजन प्रोग्राम में आज का दूसरा टॉपिक है संविधान का निर्माण। हालांकि जैसे हमने पहला टॉपिक देखा संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास तो पूरा इतिहास था, तो संविधान के निर्माण में भी इतिहास कूट कूट के भरा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं संविधान के निर्माण को बिना इतिहास की जानकारी के, बिना आधुनिक भारत की जानकारी के, तो दिक्कत होती है। संविधान के निर्माण के बाद प्योर पॉलिटी होगी, लेकिन अभी तो हमें देखना है मेकिंग कि संविधान बना कैसे। और जैसा आप जानते हैं संविधान बनना पहले आरंभ हुआ, भारत की स्वतंत्रता उसके बाद आई। जब संविधान बनाने का अधिकार मिला भारत के लोगों को ब्रिटिश संसद के द्वारा, तब उम्मीद तो थी कि भारत जल्दी ही अब स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं था। खैर, शुरुआत करते हैं चैप्टर की, संविधान का निर्माण। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में ये एक पुरानी मांग थी कि भारतीयों को प्रशासन में, शासन में, कानून निर्माण में शामिल किया जाए। और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि भाई हम आपके लिए कर तो रहे हैं, हम बना तो रहे हैं आपके लिए संविधान ब्रिटेन में बैठ करके, लेकिन भारतीय डिमांड करते रहे। और जैसा मैंने कहा कि इसमें इतिहास है, हालांकि हम इतिहास में आज नहीं जाएंगे, इतिहास की क्लास अलग से होगी। तो कभी राजा राममोहन राय ने प्रशासन के भारतीयकरण की बात करी थी, और लगभग उनके 100 साल बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो लोगों ने बहुत हल्के में लिया था, मजाक भी उड़ाया था। किसी ने कहा कि दीवाने हो गए हैं गांधी, कहते हैं गांधी कि होम रूल लेंगे, दीवाने हो गए हैं गुल्लर के फूल लेंगे, इस तरह की बातें हुई। तब लोगों ने नहीं सोचा था कि वो स्वप्न जल्दी साकार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार आधिकारिक तौर पर, कि कोई संस्था कह रही है, कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति कह रहा है, तो एम एन रॉय का नाम आता है 1934 में पहली बार। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में। और अंग्रेज हमेशा मुकरते रहे, चाहे वो 1917 का अगस्त ऑफर हो, हमेशा अंग्रेज बच के निकल जाते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अन्य परिस्थितियां, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर ये मांग मान ली, जिसे कि हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात करी कि हाँ, एक बार युद्ध खत्म हो जाए फिर भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका मिलेगा। उसी बीच में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन खत्म होते होते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते, ब्रिटिश सरकार लगभग एकमत थी कि भारत को आजाद कर देना है। लेकिन ये सब आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो फिर इस टॉपिक की शुरुआत कहां से? संविधान सभा के गठन से। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। एक समिति जिसके गठन की घोषणा ब्रिटिश संसद में की गई, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन इसलिए क्योंकि तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, सीनियर मिनिस्टर्स थे। आपके सामने कैबिनेट मिशन से क्या प्रश्न आ सकते हैं? कैबिनेट मिशन कब अनाउंस हुआ, यानी कि तिथि आ सकती है। संविधान सभा पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इकलौता टॉपिक है जहां पर डेट पूछी जाती है। तो कैबिनेट मिशन कब अनाउंस हुआ, कब वो भारत आया, फिर उसने कब अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं, और उसमें क्रिप्स भी शामिल थे, उसमें एबी अलेक्जेंडर भी थे, और अध्यक्ष के तौर पर पैट्रिक लॉरेंस। तो ये आपको याद रखना होगा। कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने अलग अलग राजनीतिक दलों,
से बातचीत करी और 2 कार्य उसको सौंपे गए थे। पहला कार्य था कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण करना जिससे भारतीय स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ सके। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कैबिनेट मिशन को ये नहीं कहा गया था कि स्वतंत्र भारत, ब्रिटिश भारत के लिए संविधान का निर्माण और उसका माना जाना ना माना जाना ब्रिटिश संसद के ऊपर निर्भर करता था। दूसरे, भारत के विभाजन का निर्णय कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, तो कैबिनेट मिशन को इन 2 मामलों पर अपनी सिफारिश देनी थी। संविधान निर्माण के लिए उसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए उसने ना कर दी। ये पहली और आखिरी बार था जब कोई ब्रिटिश उच्च पदाधिकारी पाकिस्तान के लिए ना कर रही थी। हालांकि आगे चल के पाकिस्तान बना और वो सब इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। कुल सदस्य संख्या आप देखेंगे 389। कितनी सीट ब्रिटिश भारत के लिए थी? 296। कितनी सीट देसी रियासतों के लिए थी? 93। अब देसी रियासतें तो 600 से ज्यादा थी और सीट दी गई उनको 93, क्योंकि समूहीकरण किया गया था। प्रत्येक देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट नहीं दी गई, ग्रुपिंग कर दी गई कि 10, 15, 20 को मिला करके एक सीट दे दी जाए। सदस्यों का चयन कैसे हुआ, अर्थात संविधान सभा के लिए जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति कैसे हुई? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा आंशिक तौर पर निर्वाचित थी और आंशिक तौर पर नामांकित थी। कुछ सदस्यों का, जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, उनका चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ और देसी रियासतों के शासकों को बोला गया कि वो अपनी पसंद के व्यक्ति को नामांकित कर दें। हालांकि शुरुआत में देसी रियासत की सभी सीटें खाली रह गईं क्योंकि उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया था। जो निर्वाचन हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4th वाला पॉइंट, जो निर्वाचन हुआ वो अप्रत्यक्ष था। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, प्रांतीय असेंबली थी, वहां पर जो मेंबर थे उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को चुना। तो संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष थे, आंशिक चुनाव हुआ, आंशिक नामांकित। यहां पर आप देख सकते हैं कि संविधान सभा में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि पाकिस्तान की मांग ना माने जाने के बावजूद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा लिया। तो लोगों को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, लगता है मामला आसानी से हल हो जाएगा, लीग जो है वो अखंड भारत के ऊपर सहमत हो जाएगी। लेकिन हम इतिहास में पढ़ेंगे, ये लीग की एक स्ट्रेटजी थी, चाल भी कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन था कि हम चुनाव में जीत सकते हैं। तो मुस्लिम लीग ने, चूंकि रिजर्वेशन था, सांप्रदायिक आधार पर था, तो अपने कोटे की सीटें जीती। 15 महिलाओं को भी संविधान सभा में जगह मिली और ये बहुत जरूरी है कि आप उन 15 की 15 महिलाओं के नाम याद कर लें। इसके बाद संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया। तो पहले दिन आप सोचिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह, तो क्या होगा। और फिर उसमें सूचना मिलती है कि मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया है, अब उनको अलग संविधान सभा चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए, वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इन सब के बीच में पहली बैठक हुई और संविधान सभा ने अपना एक अस्थायी व्यवस्था करी, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये रिवीजन बैच है, कभी मैं डिटेल में वीडियो डालूंगा संविधान के निर्माण के ऊपर और BN राव के ऊपर भी अलग से। तो BN राव फॉर्मर ICS थे और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनका संविधान के निर्माण में। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं संविधान सभा के, चाहे वो अध्यक्ष हों राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष हों HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, या संवैधानिक सलाहकार हों BN राव, ये सब आपको याद करने होंगे। जहां तक नाम याद करने का सवाल है, दो मैं आपको बातें बताऊं। एक तो इंपॉर्टेंट डेट्स, संविधान सभा में जितनी भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, किस दिन क्या हुआ, मतलब कैबिनेट मिशन के आने से लेकर के जाने तक, उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर के, और फिर 24 जनवरी 1950 तक, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 9 दिसंबर हो, 11 दिसंबर हो, 13 दिसंबर हो, 22 जनवरी 1947 हो, जिस दिन संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, या फिर राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की तिथि हो, प्रारूप समिति के गठन की तिथि हो, जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और व्यक्तित्व, चाहे संविधान सभा के पदाधिकारी हो, चाहे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था? पंडित नेहरू संविधान सभा के सामने आए और उन्होंने एक फ्रेम, आप कहिए कि आखिर पर्पज क्या था, संविधान सभा किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसी की झलक मिलती है कि हमें कैसा संविधान बनाना है। आप कहिए कि एक तरह से प्रस्तावना या समरी दे दी गई। अब इसको आप एक्सपेंड करिए। तो ऐसा नहीं कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और तुरंत वो बहुमत से पारित हो गया। उसके ऊपर बाकायदा डिबेट हुई, 1 महीने का से भी ज्यादा का समय लगा, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। ये पूरा उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इनको देख सकते हैं और आपको भारतीय संविधान की झलक दिखाई देगी इसमें। उद्देश्य प्रस्ताव में लेकिन एक चौंकाने वाली बात थी। कैबिनेट मिशन ने ये नहीं कहा था कि स्वतंत्र भारत, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर को ही कहा जा रहा है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। तो पहली बार जब कोई इसको पढ़ रहा हो तो उसको दिक्कत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने या भारत में उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं, इसको भंग क्यों नहीं कर दिया। तो यहां पर मैं इस टॉपिक को नहीं लूंगा, इसके लिए समय चाहिए, इसको इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप एक नजर मार सकते हैं। अभी तक प्रीलिम्स में उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ डेट ही पूछी गई है, कब रखा गया, कब पारित किया गया, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, पंडित नेहरू। 22 जनवरी को इसको पास कर दिया गया 1947 को। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होती चली गई कि भाई भारत आजाद हो जाएगा। माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आ गए। एटली उससे पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे कि भारत को हम 1948 तक आजाद कर देंगे, जून तक। और आखिर में 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, और स्पष्ट हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद हो जाएगा, लेकिन विभाजन के साथ आजाद हो जाएगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, उसने संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए। पहला बदलाव तो ये कि जो भी शंका थी कि संविधान माना भी जाएगा कि नहीं, वो खत्म हो गई। अब संविधान सभा पूरी तरह से स्वतंत्र थी और सोवरेन, संप्रभु थी। दूसरे काम, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, आजाद हो रहा था 15 अगस्त को, तो उसके साथ साथ ब्रिटिश सत्ता भी समाप्त हो रही थी।
तो भारत में एक संस्था चाहिए थी, एक सरकार चाहिए थी जो देश को चलाए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल ने तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में शपथ ले ली, लेकिन विधायिका का क्या, या एक ऐसी संस्था जो सरकार के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रख सके। तो संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान सभा न सिर्फ संविधान बनाने के काम को करती रही, बल्कि वो विधायिका के तौर पर भी स्थापित हो गई। और विधायिका के तौर पर वो तब तक काम करती रही जब तक स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं हो गए। यानी कि संविधान निर्माण जब खत्म हो गया, उसके बाद भी संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम करती रही। और जब संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम करती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन वो नेहरू सरकार में मंत्री भी थे, और मंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही थी कि वो सदस्यों के प्रश्नों का जवाब भी दें। हालांकि इसको लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सभा के अन्य लोगों में मतभेद भी थे कि वो अध्यक्ष रहें कि ना रहें। आखिर में तय हुआ कि जब संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम करे तो अध्यक्षता कोई और करे। इसीलिए जीवी मावलंकर, आप देखिए, जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा पार्लियामेंट के तौर पर काम करती थी। तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। इसके अलावा आप देखिए संविधान सभा ने और क्या क्या काम किया। अगेन डेट आ गई, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। और ये काम संविधान सभा ने किया। आप लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव तो राज्यसभा, लोकसभा और भारत की राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य करते हैं। और वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं तो 1952 में आई। तो यहाँ पर पहले राष्ट्रपति के तौर पर जो निर्वाचक मंडल था वो संविधान सभा ही थी। ये सब फैक्ट देख लेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। जब संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया था कि कैसे संविधान बनेगा, तो 2 बातें हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव को ये कार्य सौंपा गया कि वो अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बातचीत करें, देश विदेश में जाएं और एक ड्राफ्ट तैयार करें। तो बी.एन. राव ने इस काम को बखूबी निभाया। भारत में उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत करी। फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनसे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा उस दौर में, और विदेशी दौरे किए उन्होंने। इसके अलावा संविधान सभा ने अपने मेंबर्स को अलग अलग कमेटीज में बांट दिया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। आप देख सकते हैं बड़ी समितियां, एक कमेटी को कहा गया कि आप संघ शक्ति के बारे में बताइए, संघीय संविधान कैसा होना चाहिए, प्रांतीय संविधान कैसा होना चाहिए, मौलिक अधिकार, माइनॉरिटीज के राइट्स क्या होने चाहिए, जो जनजातियां हैं उनके क्या अधिकार होने चाहिए, राज्यों से समझौता करने के लिए अलग से एक समिति बनाई गई और हर समिति के एक अध्यक्ष थे। हालांकि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर समितियों के अध्यक्ष नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद तो खैर थे ही। दरअसल संविधान सभा पर जिन 3 लोगों का सर्वाधिक प्रभाव था उसमें ये 3 नाम, नेहरू, पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निश्चित तौर पर जब तक प्रारूप समिति का गठन नहीं हुआ तब तक, एक बार जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि उन्हें एक सुखद आश्चर्य हुआ, यानी थोड़ा सा उनके लिए सरप्राइजिंग था कि उनको चुना गया, और जब एक बार चुन लिया गया तो उन्होंने बहुत बखूबी इस काम को निभाया। छोटी समितियां भी थी, आप इनको भी देख सकते हैं। जब आप इन समितियों को देखेंगे तो 2 नाम, एक तो
एस के दार और एक एस वरदाचारी। आप देखेंगे कि भाषाई प्रांत आयोग जो समिति थी, एस के दार उसके अध्यक्ष थे, और नागरिकता के ऊपर एक तदर्थ समिति थी, एडॉक कमेटी थी, एस वरदाचारी। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए भी ये कमेटियों के अध्यक्ष थे। BN राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन संवैधानिक सलाहकार थे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में 29 अगस्त 1947 अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और इसके अलावा 6 नाम, और 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार पूछा गया है। और 2 लोग, DP खेतान की मृत्यु हो गई, उसके बाद TT कृष्णमाचारी आए, BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह N माधव राव आए। तो आपको ये 9 के 9 लोगों के बारे में पता होना चाहिए। एक बार जब प्रारूप समिति ने संविधान बना लिया तो उन्होंने उसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने उसके ऊपर डिबेट करी, अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, सजेशन दिए और वापस कर दिया कि भाई ये बातें आपने इसमें इंक्लूड करनी है, ये नहीं रखनी है। प्रारूप समिति ने दोबारा से इसको तैयार किया, फिर संविधान सभा के सामने रखा गया, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए, सजेशन दिए। तो 2 बार संविधान सभा को ने प्रारूप समिति को इसको लौटाया। तीसरी बार रखा गया, और जब तीसरी बार रखा गया तो अध्यक्ष ने घोषणा करी कि अब कोई ऑब्जेक्शन, कोई सजेशन नहीं लिया जाएगा, कोई संशोधन नहीं लिया जाएगा, अब इसके ऊपर सीधे मतदान होगा, वोट होगा। दरअसल ये वही प्रक्रिया है जिससे पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में संविधान बनाए जाते हैं। विधेयक, बिल का फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन, सेकेंड रीडिंग, इस दौरान संशोधन हो सकते हैं, कोई वोटिंग नहीं होगी। थर्ड रीडिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतदान होगा, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। आज भी भारतीय संसद में इसी प्रकार से कानून बनाया जाता है। पास कर दिया गया और हस्ताक्षर हो गए बाद में, इस प्रकार से संविधान बना। भारतीय संविधान के लागू होने को लेकर के आप देखेंगे 26 नवंबर 2 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान को अस्थायी, क्षमा कीजिएगा, भारतीय संविधान को आंशिक तौर पर 26 नवंबर को लागू कर दिया गया। यहां पर वो प्रावधान लिखे हुए हैं, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, एडॉप्ट, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, ये अनुच्छेद भी दिए गए हैं जिनको तुरंत लागू कर दिया गया। और बाकी संविधान के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, 26 जनवरी 1950। तो आप सब लोग ये बात जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 क्यों। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में भी जो डेट है वो 26 नवंबर ही है, ना कि 26 जनवरी। तो संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी क्यों? क्योंकि उस पीढ़ी के लिए 26 जनवरी का एक पवित्र प्रतीकात्मक महत्व था। 26 जनवरी को ही स्वराज की डिमांड की गई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी लाहौर में रावी नदी के किनारे। इतिहास में आप पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी का उस पीढ़ी के लिए बहुत महत्व था और संविधान बनने में और 26 जनवरी में ज्यादा अंतर था नहीं। वैसे भी देश आजाद हुआ 15 अगस्त को और वो हमारे हाथ में नहीं था कि 15 अगस्त की तिथि का चुनाव हम करते। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तिथि का चुनाव किया और अपने अनुसार किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर कराया था 2.5 लाख सैनिकों का। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली हुई है कि 15 अगस्त ही क्यों आज़ादी का दिन था। तो उन्होंने उसी दिन को महत्व दिया, उनके लिए 15 अगस्त का महत्व था, तो 15 अगस्त हमारे ऊपर थोप दिया उन्होंने। लेकिन 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किसी भी देश की स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है उस देश के लोगों के पास क्या अधिकार हैं,
उस देश का सामाजिक आर्थिक विकास क्या है, सत्ता में भागीदारी कितनी है, कल्याणकारी राज्य बन रहा है या नहीं। तो अंग्रेज तो सिर्फ राजनीतिक आजादी देकर के गए थे, बाकी हर प्रकार की स्वतंत्रता, आजादी, अधिकार हमें जिसके माध्यम से मिलने थे वो संविधान ही था, भारत का संविधान। तो 26 जनवरी। तो इस तरीके से एक क्विक रिवीजन आप इसका कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या है। आपको तिथियां याद करनी है, आपको जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या समितियों के अध्यक्ष हों, वो याद करने हैं। और तीसरा पॉइंट फिर इसमें कहीं से कुछ भी कि भाई संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार से हुए, किसने चुनाव किया, कितनी सीट थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, कुछ भी आ सकता है। तो पैटर्न फिर दो ही हुए, तिथियां और व्यक्तित्व। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम इतिहास का लेंगे, आधुनिक भारत का।